हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पहले बच्चों हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, चार्ज एट रेस्ट, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ाया था, जिसका नाम था चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ रहे थे अब तक। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन जब होता है, जब चार्ज मोशन में हो जाता है, यानी कि चलने लगता है, बहने लगता है, तो उस समय क्या होता है, दो स्थिति पैदा होती है। अगर चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या बनता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज जो है वेरिएबल वेलोसिटी से होता है, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो होता है क्या, तब मैग्नेटिज्म पैदा होता है, यानी उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज मूव करेगा तब क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले चार्ज को के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एक्सेलरेटेड मोशन से वो मूव करने वाले वेलोसिटी को के वाले चार्ज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सपोज इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को पता है, हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, I बराबर क्या हम बोल सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन टू फ्लो अक्रॉस ए कंडक्टर। सपोज करिए कि मान लीजिए ये आपका जो है कंडक्टर है। ओके, ये कंडक्टर है और इसके मान लीजिए इस पर्टिकुलर जो है पोजीशन पे जो है ये पूरा जो इस पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन पे आपका जो है इसमें डेल्टा क्यू चार्ज हो रहा है, छोटा चार्ज, छोटा एरिया तो छोटा चार्ज, और टाइम कितना होगा, थोड़ा सा डेल्टा टी। तो इस केस में जो आपका टोटल जो करंट होता है, देखिए करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। ये क्या होता है हमारा, आपका जो है चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम क्या आपका करंट है ये। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर आपको जो है ये जो है हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में, ये क्या था कि इट इज फॉर कांस्टेंट फ्लो। ठीक है, करंट क्या था उस केस में, हमेशा कांस्टेंट होता था उस केस में। तो एक्चुअली जो करंट होता है जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, तो मान लीजिए अगर हमको करंट पूछ रहा है ओवरऑल, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय ये। अगर हमारा जो है क्या है, इंस्टेंटेनियस आपसे पूछ रहा है, आई एवरेज पूछ रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, एवरेज पूछ रहा है अगर आपको, तो आई एवरेज आपका होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर आपको आई एट इंस्टेंटेनियस यानी पर्टिकुलर किसी टाइम पे पूछ रहा है, एक टाइम पे बताइए, तो आई इंस्टेंटेनियस, आई एट इंस्टेंटेनियस होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो जनरली हम पूरे जो है इस केस में डी क्यू अपॉन डी टी ही लेके चलेंगे क्लास 12th में। आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी ही हमें मोस्टली केस में इंस्टेंटेनियस, यानी जब भी हम डी क्यू अपॉन डी टी लिखेंगे यानी कि उसका मतलब है आई, यानी आई के बराबर हम हमेशा डी क्यू अपॉन डी टी ही लिखेंगे। यूनिट ऑफ करंट आपको पता है, चार्ज क्या होता है, कूलॉम, और टाइम का होता है एसआई सेकंड। तो चार्ज पर कूलम को हम बोलते हैं एम्पियर। ये एम्पियर तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट जो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट इसका होता है एम्पियर। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी करंट
कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, इसका मतलब उसके अंदर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है। ठीक है, अगर कोई है किसी में 2 एम्पियर करंट बह रहा है, इसका मतलब उसमें से 2 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है। ओके, सो चलिए आपको एक चीज बता दे, जो करंट होता है आपका, ठीक है, जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आप बोलेंगे क्यों सर, करंट का डायरेक्शन भी होता है, करंट पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि ये तो डायरेक्शन तो होता है, परंतु इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, यानी कि वेक्टर की तरह ये ऐड नहीं होता है। इस वजह से ये जो है स्केलर क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं। और इस तरह के क्वांटिटीज जिसमें जो है डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी जो है वो जो है स्केलर क्वांटिटी हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम जो है कहते हैं अलग से टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, टेंसर। ओके, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ मान लीजिए Q चार्ज की वैल्यू कितनी है, t² + 4t + 5, तो कह रहा है कि फाइंड करिए I इंस्टेंटेनियस एट टाइम = 3 सेकेंड, I एवरेज निकालिए फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। ठीक है, आपसे कह रहा है कि I करंट निकालिए इंस्टेंटेनियस, और कह रहा है 3 सेकेंड पे टाइम पे, और एवरेज कह रहा है करंट एट 0 to 2 सेकेंड के बीच में। ठीक, तो I इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमने देखा था dq/dt होता है, तो हम जो है Q जो है चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे जब t² + 4t + 5 को, तो आएगा क्या हमारा 2t + 4, और इसमें जब हम t की वैल्यू जो है 3 पुट करेंगे, t 3 सेकंड दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस, 3 सेकंड पे निकालना एग्जैक्टली, तो 2 × 3 + 4 यानी 10 एम्पियर आएगा। यानी हमारा I इंस्टेंटेनियस कितना आएगा, 10 एम्पियर। इसी तरह से हमारा I एवरेज अगर निकालना है 0 से 2 सेकंड बीच में, तो I एवरेज की फॉर्मूला होता है ΔQ/ΔT, यानी कि फाइनल चार्ज यानी एट 2 सेकंड फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो Q2 - Q1/T2 - T1। तो Q एट 2 सेकंड और Q एट 0 सेकंड को निकालने के लिए हम यहाँ पे किए हैं। Q एट 2 सेकंड जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 सेकंड इस इक्वेशन में चार्ज की, तो 2² + 4 × 2 + 5, तो 17 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड पे कूलम चार्ज कितना है, 17 सेकंड। 0 सेकंड पे निकालेंगे जब 0 पुट करेंगे इसमें, तो आएगा हमारा 5 सेकंड। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पुट कर देंगे 2 सेकंड पे 17, 0 सेकंड में 5, तो 17 - 5 होगा 12, और अपॉन 2 सेकंड, 2 - 0 टाइम है आपका, 2 - 0 यानी 2, तो 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 6 एम्पियर। तो I एवरेज जो आ रहा है वो 6 एम्पियर, और I इंस्टेंटेनियस आ रहा है आपका क्या 3 सेकंड पे 10 एम्पियर। तो ऐसे करके जो है हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए कंसेप्ट आता है, जैसे कि जो करंट जो फ्लो होता है वायर में, एक्चुअली वो क्या होता है, बहुत ही उसके लिए जो है मेहनत करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। तो वो जो है जिस वेलोसिटी से या जिस मोशन से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके पीछे जो है बहुत बड़ी कहानी है, जिसको जो हम डिराइव करेंगे, जिसको हम कहते हैं Vd = E/E⁴m, जो कि क्या होता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर जो है करंट भी कहेंगे। तो देखो क्या होता है, क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं हम लोग, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट भी कहते हैं। तो सपोज करिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो है हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो है क्या होता था, करंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर हमेशा 0 होता था, और ई एक्सटर्नल इसके ऊपर काम कर रहा है भले ही, लेकिन जब हम इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करेंगे जब, तो इधर जो है क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज, इधर हो जाएगा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, और टोटल जो इंड्यूस करंट होता है अंदर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है 0 होता है। ठीक है, परंतु ये 0 एक्चुअली में होता नहीं है।
ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि फॉर ए आइसोलेटेड कंडक्टर, अगर आपने जो है मतलब एवरेज में 0 होता है, परंतु ओवरऑल मतलब इंडिविजुअली जो है 0 नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे दैट कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में अगर आपने कोई एक वायर ऐसे रख दिया है, ठीक है, वायर आपने ऐसे रख दिया है, तो उसमें जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी देखिए बाहर से कुछ ना कुछ उसको हीट तो मिल रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हीट से एक्साइटेड हो जाते हैं, हीटिंग होने से क्या होता है एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उनको क्या मिलती है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के दम पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक लाइन में नहीं इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और ओवरऑल जो है इनका जो टोटल जो मोशन आता है वो क्या होता है 0 होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस भी अंदर का 0 हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होती है अंदर में, तब भी जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे होते हैं। तो इसी और ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन का जो वेलोसिटी होता है वो 10⁴ से लेकर 10⁵ मीटर पर सेकंड तक हो सकती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस मोशन के दौरान। इसी वजह से ये इतनी तेज मोशन करता है, इतनी तेज मोशन करता है कि जो है हम इसको पलक झपकते हैं। इसीलिए देखते हैं बिजली जब कटी हुई थी तो तुरंत आती है तो बहुत पलक झपकती है, जैसे स्विच ऑन किया बिजली जो है जल गई। तो ऐसे ही जो है आप इसमें जो है लेकिन टोटल वी एवरेज होता है फॉर रैंडम मोशन क्या होता है 0 हो जाता है वेलोसिटी। सो इसी वजह से जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है, जब करंट जब इंड्यूस होता है जब उसमें, तो उसको इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए, मोशन कराने के लिए एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं वी डी इसका होता है -e/t, मतलब यहाँ पे टाउ है अपॉन m। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे हम फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने की तरफ बढ़ रहे थे। तो देखिए सपोज करिए मान लीजिए हमने उसी कंडक्टर को, जो कंडक्टर हमने पहले लिया था, उसको क्या किया एक वोल्टेज V से यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्टेज से, और ये देखिए यहाँ पे जो है जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो है एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा इधर, यानी सारे इलेक्ट्रॉन मूव होकर इस तरफ हो जाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इधर के इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, यानी और धीरे धीरे क्या होगा इधर के चार्ज मूव करके जब इधर चले जाएंगे तो क्या होगा चार्ज का एक्यूमुलेशन होना क्या होगा स्टॉप होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, सो देखिए ये बैटरी जो होता है ना, बैटरी ये चार्ज फेंकता नहीं है, एक्चुअली ये जो क्या करता है चार्ज को फ्लो करवाने में, हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो कराने में मदद करता है। ये फेंकता नहीं, अपना कोई चार्ज नहीं इसका होता है, ये बस मूव कराने में हमेशा इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए रहना और इसको मूव कराते रहना इसके अंदर चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करेगा और करंट आपका इसके अपोजिट में मूव करेगा। सो देखिए, तो आपका जो अंदर का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो टोटल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, लेकिन टोटल इनेट इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जब ये वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेशन वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना स्टॉप हो सकता है, लेकिन जब अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें इसमें तो एक्यूमुलेशन खत्म और फिर आपका जो है मतलब चार्ज का इकट्ठा होना खत्म, और फिर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगा 0 यानी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा मतलब होगा कि मान लीजिए जैसे कि ये आपका जो है क्या है प्लस नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इधर होता है पॉजिटिव के लिए। तो देखिए Q इंटू ई फोर्स जो होगा इस चार्ज के ऊपर Q इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q इंटू ई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है m। सो अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो क्या होगा F बराबर Q इंटू ई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्यों बना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इस वजह से माइनस में आया है। तो एक्सेलरेशन आपका जो होगा, एक्सेलरेशन बराबर आपका क्या था फोर्स अपॉन
मास, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स कितना था हमारा, Q इंटू ई यानी ई अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यानी कि इसको नेगेटिव आ रहा है, इसका यानी कि एक्सेशन नेगेटिव है, इसका मॉडुलस ले लीजिए, है ना, और उसके हिसाब से डिजायर्ड मतलब जैसा डायरेक्शन होगा वैसे हिसाब से आप करिएगा। तो डिजायर्ड जो आपका होगा एक्सलेरेशन, मॉड ऑफ एक्सेशन ई अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर अब आप कह रहे होंगे सर ये तो एक्सलरेट हो गया, तो ये तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करने लगेगा इसमें, ओके। परंतु जो है ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझिए जो लिखा मैंने, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ एक्सलेरेशन ए एंड इट्स वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन, क्योंकि इसके आगे भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इसमें, है ना, इसमें क्या है, आगे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे कि ये क्या होगा, लगातार टकराएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये टकराता जाएगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, ये पहले ऐसे गया 2 ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जब, ठीक है, इनसाइड ए कंडक्टर, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक ही बार में सीधा नहीं होगा, ये रैंडम मोशन करेगा, कोलिजन करेगा आपस में अदर इलेक्ट्रॉन से, और वो क्या होगा, मूव कोलिजन कर करके तब मूव करेगा। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज स्पीड, देखिए स्पीड क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज स्पीड तो होगा 10⁻⁵ होता है, 10⁵ ऑर्डर का होता है एवरेज स्पीड, हमने दिखा था इन ड्यू टू थर्मल कंडीशन, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा जो, वो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ था, कोलिजन करते करते कहाँ पहुँचा, सिर्फ यहाँ पहुँचा, तो एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका जो ड्रिफ्टिंग होगा इसका, यहाँ से ड्रिफ्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ इतना ही हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना हुआ, यानी इसका ड्रिफ्ट इतना हुआ, यानी कि इतना ही जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि जो ई मूव विथ कांस्टेंट, यानी ई जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड से हमेशा मूव करता रहेगा, यानी हर बार ऐसे कोलिजन करके इतना मूव करेगा, फिर थोड़ा सा कोलिजन करके फिर इतना मूव करेगा, और ऐसे मूव करता रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इसका डायरेक्शन हमेशा जो है क्या होगा, ई नेट एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा, यानी देखो ई नेट इधर जा रहा है, एक्सटर्नल आपका जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। और इसका ऑर्डर जो होता है वेलोसिटी का, इस कंडीशन में, ड्रिफ्टिंग कंडीशन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन का, होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, ठीक है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज होता है टाउ। ये टाउ क्या है, कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन से लेके जो बीच में जो सेकंड कोलिजन होने वाला है उसके बीच का जो टाइम है, इसको कहते हैं हम टाउ। टाउ एक्चुअली क्या है, इट इज अ रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इट इज एन रिलैक्सेशन टाइम। और एक होता है आपका लैम्डा, जिसको हम कहते हैं फ्री पाथ, एवरेज फ्री पाथ या फ्री पाथ कहते हैं, जिस पाथ से, यानी जिस पाथ से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस फ्री पाथ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम कहते हैं फ्री पाथ, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, टाइम, और ये होता है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का ये रिलैक्सेशन टाइम और फ्री पाथ को हम जो है टाउ और लैम्डा से दिखाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऐसे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या आता है, ये एक एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें इंड्यूस जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बार बार हर इलेक्ट्रॉन पे एक बार एवरेज में अप्लाई होगा, तो सारे कुछ इस तरीके से जो है क्या होंगे, चलते हुए प्रतीत होंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, ऐसे गया यहाँ कोलिजन किया, फिर यहाँ आया,
तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u1, फाइनल वेलोसिटी v1, t1, λ1 a, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ये। दूसरे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सपोज कि ऐसे गया, तो इसका क्या होगा u2, v2, τ2, एक्सेलरेशन सेम रहेगा दोनों का, और ये हो जाएगा आपका λ2। तो देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn तक, यानी n नंबर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इसमें n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपॉन n, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर हमको पता होता है मोशन ऑफ इक्वेशन, v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो v1 का होगा u1 प्लस ए टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और v2 ये, v3 ये, और vn ऐसे। इस तरह से जो हम इसका एवरेज अब निकालेंगे, ठीक है, u1 को अलग, u इनिशियल वेलोसिटी को अलग, और टाउ के रिलेक्शन टाइम को अलग, जो हम एवरेज निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इनिशियली देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल होता है, रेस्ट में होता है, तो उस समय क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये वाला पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो vd हमारा बचेगा a इंटू टाउ एवरेज, और a का फॉर्मूला हमने निकाला था माइनस ई m अपॉन m इंटू टाउ एवरेज सिर्फ बचेगा। तो हमारा जो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, vd, ठीक है, vd इज इक्वल टू ई एम अपॉन टाउ एवरेज, ठीक है, टाउ एवरेज। इसी तरह से जो है मीन फ्री पाथ भी हम निकाल सकते हैं, मीन फ्री पाथ जो लैम्डा होता है इसका हम निकाल सकते हैं, लैम्डा एम बराबर हम लिख सकते हैं λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट 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 लैम्डा एन अपॉन एन, ऐसे जो है हम मीन फ्री पाथ का भी, एवरेज मीन फ्री पाथ नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया वो भी जो है हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा हमारा ये मीन फ्री पाथ, vd बराबर लैम्डा टर्म में लैम्डा एम अपॉन आपका ये हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन टाउ avg, ये कुछ इस तरह से डिनोट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से टाउ एवरेज इस तरह से डिनोट हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी एक, जैसे कि स्पीड बराबर आपका होता है ये डिस्टेंस इनटू टाइम, मींस डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका vd बराबर यहाँ पे इसको जो है डिस्प्लेसमेंट से अगर रिप्लेस किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन टाउ एवरेज कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी चीज को हमको जो है पोटेंशियल के टर्म में निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे, ओके, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करिए कि ये एक कंडक्टर है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इसका लेंथ L है, इसका पोटेंशियल V है। सो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बराबर होता है माइनस ऑफ E dx, ठीक है, माइनस ऑफ E dx, तो यानी कि डेल्टा V बराबर होता है EX इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसके हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर पूरा पोटेंशियल V है तो V बराबर हम लिख सकते हैं E इंटू L, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, और इसको E के जगह पे पुट कर देंगे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में, तो देखो VD बराबर हमारा हो जाएगा EVML अपॉन टाउ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा हो जाएगा। और देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर होती है, जबकि करंट की क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ओके, आगे देखते हैं इसके में। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे जो हमें टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ करंट I विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखेंगे। सपोज करिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो है क्या है कि इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, जो कि जो है एक ये क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन, इतने सेक्शन को हम काट के देखते हैं कि कितना जो है इसमें करंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, चार्ज एकोमुलेशन होना स्टार्ट होगा।
तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन बह के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसके ऊपर जो है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई होता है इस तरफ, तो चार्ज करंट इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएंगे, फिर इसके पीछे से और भी इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे, है ना। तो इतने एरिया को हम सिर्फ कंसिडर करके चल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर बैठ जाएंगे, है ना। जैसे इसमें जो है पोटेंशियल लगेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, यानी इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। और जितने भी आप जान लीजिए जैसे कंडक्टर होते हैं, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पर वॉल्यूम की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। जैसे कि कॉपर के वायर का बात ले लें तो 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब आपको मिलेंगे कॉपर वायर में, ठीक है। अलग अलग मेटल के वायर का अलग अलग जो है चार्ज एक्युमुलेशन होता है, यानी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो कॉपर का देखिए ये है, तो यानी जितने मेटल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो भी, ठीक है। सो देखिए अगर हम इस एरिया को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में लगने वाला जो टाइम है वो कितना लगेगा, dt। तो ये जो लेंथ है इसके लेंथ को हम क्या बता सकते हैं, v इंटू डी टी, है ना। डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, वो क्या होगा, v इंटू डी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन 1, पहले क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इन टाइम dt, वो क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन इन शेडेड रीजन। जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेडेड रीजन में कितने पास कर रहे हैं उसके बराबर होगा। सो चार्ज पासिंग इन क्रॉस सेक्शन 1, पहले क्रॉस सेक्शन में इन टाइम dt में, पहले क्रॉस सेक्शन से टाइम dt में जितने जो है चार्ज पास होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, dq बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, जब भी हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम का बात करेंगे। सो यहाँ पे dq क्या है, dq बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n इंटू जिसका एरिया, इसका मतलब डिस्टेंस टोटल कितना है, लेंथ कितना है इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का, वो है आपका vd इंटू डी टी, है ना। vd इंटू डी टी से हमने डिनोट किया यहाँ पे, ये vd इंटू डी टी से यहाँ पे डिनोट किया गया है ना। v dt इंटू v इंटू डी टी से यहाँ पे डिनोट किया गया है। सो देखिए यहाँ पे n इंटू वी डी टी इंटू डी टी इंटू ए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरिया, टोटल एरिया क्या है इस क्रॉस सेक्शन में, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ए टोटल एरिया इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, टोटल यानी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेंगे, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, dq निकल जाएगा, यानी dq चार्ज निकल जाएगा। सो देखो यहाँ पे देखो dq है, यहाँ पे dt है, तो dt को हम इस तरफ अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt हो जाएगा। और dq अपॉन dt हमारा क्या होता है, करंट I होता है। तो करंट I बराबर हमारा बचेगा क्या, n vd e इंटू a। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, I बराबर n e a vd, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I v d e n a। इसको हम शॉर्ट में वीना भी बोल सकते हैं, याद करने के लिए, वीना, करंट बराबर वीना, v e n a, वीना, है ना। तो अब देखिए I बराबर v d e n a, इसको अगर हम जो है vd की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर पुट करें I में, तो यहाँ से देखिए एक नया रिलेशनशिप निकल के आएगा, जिसको हम आगे बताते हैं आपको कैसे आएगा। I बराबर होता है ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, और ये है आपका ई एन ए। इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो I बराबर हमारा आएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल इंटू ए वी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बोर्ड में बहुत पूछता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है।
तो देखो यहां से जो है हम क्या कर रहे हैं, देखिए v बराबर, देखिए तो इसको हम v को अगर हम इधर कर दें, इसको रिवर्स कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर हम लिख सकते हैं ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ a इंटू आई। अब देखिए ये जो टर्म है, ये सब ब्रैकेट में जो मैंने टर्म लिखा है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या है, मटेरियल ऑफ ए, क्या है, मटेरियल ऑफ ए वायर, यानी कि किसी रिलेशन को दिखाता है। जब v प्रोपोर्शनल टू i हो जाता है तो क्या होता है, आता है वहां पे ओम्स लॉ। तो देखिए ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, एक तरह से ओम्स लॉ का यहां से डेरिवेशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम ये क्या जानते थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये सब चीजें क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, a क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, टाउ क्या है एवरेज इलेक्ट्रेशन टाइम, n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी चीजों का जो है क्या होता है, देखिए मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड नहीं, वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। जो आपका टाउ है एवरेज रिलेशनशिप टाइम, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, घट आपका जो है क्या होता है, ये बढ़ जाता है, मतलब सॉरी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। और इसके अलावा जो है जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, ये डिपेंड करेगा हमारे हाथ में कि हमको वायर का लेंथ क्या रखना है और मोटाई कितनी रखनी है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता था, इन 10th में हम पढ़े थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता था ये सब चीज कांस्टेंट। सो यहां से जो है इसके वजह से जो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन के आ रहा है, जिसको और इस कांस्टेंट को हम कहते थे रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, आर से नोट करते थे। यानी हमारा आर बराबर आता था v बाई आई, आर बराबर क्या आता था, v बाई आई, ठीक है। यानी कि आर हमारा क्या है, जो हमारा आर है वो क्या होता था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये निकल के आता है आर का एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो ये ओम्स लॉ जो है सिर्फ एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है सिर्फ आपका ये वैलिड होता है। आप देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले भी तो कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल कर सकती है, तो उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 में डिफरेंट क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है, कि अलग अलग टेम्परेचर पे भी जो आपको और कंडीशन पे आपको जो है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर भी होते हैं जिनकी जो है सेम करंट पे कुछ रेजिस्टेंस है, सेम करंट पे अलग कंडीशन पे कुछ और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आइए हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है कि किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रोकती है, बाधा पहुंचाती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आर बराबर हमने पढ़ा था होता है V अपॉन आई। सपोज कर लीजिए एक आपका ये करंट फ्लो रहा आई, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट वोल्टेज भी है, तो आर किसके ऊपर डिपेंड करता था, पोटेंशियल V और I के ऊपर, ठीक है। बाय डेफिनेशन हमारा क्या होता है, आर बराबर होता है V अपॉन आई, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी कि इसको ओम में हम दिखाते हैं, ओम में इसका सिंबल ये होता है ओम का। ओके, तो जैसा कि हम पढ़े थे I बराबर होता है V ना, यानी VDENA, तो VD बराबर क्या होता है EVML अपॉन टाउ। इसको हम पुट करेंगे VD की जगह पे, तो हमारा I बन जाएगा EVML अपॉन टाउ ENA। इसको जब हम एक साथ करेंगे तो V को जब हम ऐसे करेंगे, इस तरह V ले जाएंगे और I जो है अपॉन कर देंगे, तो हमारा जो है ML बराबर हो जाएगा क्या, NE स्क्वायर टाउ अपॉन A, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जो नोट करने वाली चीजें हैं, जो नोट करने वाली पॉइंट्स हैं इसमें देखिए, तो हमारा जो है ये क्या है, यही तो है क्या, ये हमारा R होता है ना। तो R बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली V बाई आई,
तो ये जो आर है हमारा क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन ए। इसमें जो है देखिए एम एन ई स्क्वायर और टाउ ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इसको जो हम कांस्टेंट कर देंगे, और लेंथ और एरिया प्रोसेस होता है हमारे हाथ के ऊपर है, हम कितना लंबा वायर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं लेंथ और एरिया, जबकि ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है वायर का। तो ये अक्सर जो है कांस्टेंट रहेंगे फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको हम देखिए याद आपको आ रहा होगा, क्लास 10 पढ़ेंगे, इसको हम रो से दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं, यानी कि इसको रो से डिनोट कर देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। और ये रो होता है इसको हम कहते थे रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होता था, ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। रो बराबर एम ई स्क्वायर टाउ होगा, जैसा कि ऐसा है। सो रो जो है ये डिपेंड किसके नहीं करता, किसी भी शेप और साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रो जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, रो जो है डिपेंड करेगा ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ वायर के ऊपर, किस मेटल का बना हुआ है, कॉपर का, आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का। यूनिट ऑफ रो जो होता है, रो बराबर वैसे देखा जाए तो होता है आर ए अपॉन एल। तो यूनिट अगर यहां से लिखा जाए ओम का, रो का, तो होगा ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर सिंबल में ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे कि जो है कितने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और उनकी जो है कैसे जो है कलर कोडिंग की जाती है, उसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।